हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स क्लास में चैप्टर चल रहा है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और कल जो टॉपिक शुरू किए थे, कल का टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो स्थितियां थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना और द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो कल हम लोग अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। आज हम लोग दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चित्र स्पष्ट करते हैं। चित्र समझिए, चित्र से ही थोड़ा सा सरल तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए चित्र एक बार समझिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, द्विध्रुव का नाम दे दिया गया, द्विध्रुव है AB। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O और द्विध्रुव की अंत लंबाई है 2L। द्विध्रुव की अंत लंबाई कितनी हो गई? 2L। ठीक, द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहां पर लिया गया है? O पॉइंट पर। अब हमें निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं कि निरक्ष के बिंदु, निरक्ष पर स्थित एक बिंदु P है। तो निरक्ष कहां बनता है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत खींची जाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। तो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया, ये x का अक्ष हो जाएगा, इसके लंबवत रेखा खींचते हैं। तो ये द्विध्रुव का निरक्ष हो गया। वो नीचे भी हो सकता है, पूरा ये निरक्ष होगा तो हम लोग चित्र को नीचे भी दर्शा सकते हैं, ऊपर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट P ले लिए, P पॉइंट हो गया। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। इस बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से A तक की दूरी, O से A तक की जो लंबाई होगी वो L होगी, उसी प्रकार से इधर भी L होगी। तो A से P तक की जो लंबाई होगी या A से P तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? और P से B तक की लंबाई ये हुआ। तो P से B तक की और A से P तक की ये कितना हो जाएगा? ये अगर R है और ये L है, ये जो लेंथ होगी A से P तक की दूरी, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार से B से P तक की दूरी ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, हमें तीव्रता कहां निकालना है? बिंदु P पर। तीव्रता निकालना है बिंदु P पर। तो अभी चित्र आगे बढ़ेगा, इतना चीज समझ में आ रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया, इसके दो आवेश प्लस Q माइनस Q हो गए, इसके लंबाई 2L हो गई। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के निरक्ष पर रेखा खींचे है और इस रेखा पर एक बिंदु P लिया गया। बिंदु P की द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक तरफ के आवेश की दूरी L हो गई, दूसरी तरफ की भी L हो जाएगी क्योंकि मध्य बिंदु है। A से P तक की दूरी हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी प्रकार से B से P तक की भी दूरी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब तरीका हमारा फिर से ले जाएगा। एक एक आवेश के कारण हम लोग P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, E1 E2 निकाले, उसके बाद फिर दोनों का डायरेक्शन निकाला, जैसे पिछले स्थिति में किया गया था, प्रथम स्थिति में पीछे क्लास में। तो तरीका वही रहेगा, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो चित्र में आगे जो भी चिन्ह होगा वो दर्शाया जाएगा। पहले लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। प्लस क्यू आवेश कहाँ है, ये है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में हमें सूत्र क्या लगेगा, सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर से। ये फार्मूला प्रयोग करेंगे, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है। इससे हम तीव्रता निकालते हैं E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R कहां से कहां तक लेना है हमें, B से P तक लेना है, क्योंकि प्लस Q आवेश है जो कि बिंदु P पर है। तो BP का स्क्वायर हो जाएगा, ये BP का स्क्वायर। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में BP का स्क्वायर। तो BP कितना है, कितना रूट में है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो E1 की जो वैल्यू आएगी, E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये E1 की वैल्यू हो गई। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश का बिंदु P पर निकाला गया है। तो इसकी दिशा किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसकी निश्चित दिशा भी होगी। तो दिशा भी दर्शाया जाए तो प्लस Q आवेश से तीव्रता निकालना है। तो प्लस Q आवेश का तीव्रता के लिए बताया गया है कि अगर आवेश पॉजिटिव है तो तीव्रता प्लस Q आवेश से दूर, धनावेश से दूर, और ऋण आवेश की ओर होती है। तो धनावेश से दूर दिखाएंगे तो इस प्रकार से डायरेक्शन इसका बनेगा, ये हो जाएगा E1। ठीक, चित्र समझिएगा जरूर। यहाँ पर हम E1 की दिशा दिखाए, P पर निकालना है प्लस के कारण, तो प्लस से दूर जाते हुए दिखाएंगे। तो प्लस से दूर की ये दिशा हो गई, B से P की ओर। यहाँ पर दिखाएंगे B से P की ओर, P की ओर। ठीक, तो ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जैसे प्लस आवेश के कारण निकाला गया है, उसी प्रकार से माइनस आवेश के कारण भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसको E1 को यहाँ पर रोकते हैं। अब हम E2 निकालेंगे माइनस आवेश के कारण। इसको हटा रहे हैं और अब आप तीव्रता निकालते हैं ऋण आवेश के कारण। ठीक, आगे देखिए, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, माइनस Q आवेश के कारण। तो फार्मूला फिर से वही लगेगा। अब इसको लिखेंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में माइनस आवेश ये है, A से P की दूरी है, AP का स्क्वायर हो जाएगा, ये AP का स्क्वायर। ठीक, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP है कितना, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। फिर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर के कारण रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये E2 आ गया माइनस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी भी दिशा दर्शाएं, तो माइनस आवेश के कारण P पर तीव्रता निकाले हैं। तो माइनस आवेश का ऋण आवेश का जो तीव्रता होती है, वो तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। तो ऋण आवेश को दिखाएंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ हो जाएगी, ये। ठीक, ये E2 की डायरेक्शन हो गई। किधर लिखा जाएगा, P से A की ओर। यहां दिखा देते हैं P से A की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बिंदु P पर धनावेश के कारण तीव्रता निकाल लिए
और रेडियस के कारण तीव्रता निकाल ली है। दोनों के कारण तीव्रता का मान निकाल लिया गया है, ठीक है। अब जो दोनों के कारण तीव्रता का मान निकाल लिए, तो अब हम दोनों के कारण परिणामी तीव्रता निकालेंगे P पर। परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे P पर, तो परिणामी तीव्रता के लिए हम दोनों का योग या अंतर जैसा भी होगा दिशा के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए E1 की दिशा ये इस तरफ जा रही है, E2 की दिशा इस तरफ जा रही है। तो E1 और E2 दोनों ना तो एक दूसरे के विपरीत है, ना एक दूसरे की ओर है। तो उस स्थिति में हम E1 और E2 के दो घटक करेंगे। घटक करने के बाद ही तीव्रता का मान मिलेगा, ठीक है। तो आगे चित्र बढ़ाते हैं, हेडिंग लिखा हुआ इसको हटा रहे हैं, चित्र को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये कोण थीटा ले लेते हैं, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब इसका घटक करेंगे, इसका घटक करेंगे तो इसके दो घटक मिलेंगे। एक ये घटक हो जाएगा और दूसरा ये घटक हो जाएगा। क्योंकि ये अगर कोण थीटा है तो यहाँ पर ये कोण भी थीटा बनेगा। अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो ये वाला जो घटक होगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा, और ये जो घटक होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा, ठीक है। यही ध्यान समझना है। E1 के दो घटक कर रहे हैं, किसके दो घटक कर रहे हैं हम? E1 के दो घटक कर रहे हैं। E1 का एक घटक ये मिला, थीटा को ये है कि ये इसके समांतर खींची जा रही है, समांतर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो यहाँ पर इसके E1 के दो घटक करेंगे। एक घटक ये क्षैतिज घटक हो गया जो कि कहलाया E1 cos थीटा, ये लंबवत घटक हो गया जो कि कहलाया E2, ये E1 sin थीटा, ठीक है। अब जिस प्रकार से इसका घटक किया गया है, इसी प्रकार से E2 का भी घटक करेंगे। E2 के भी दो घटक करेंगे, E2 के दो घटक करेंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा। जब ये कोण थीटा बनेगा तो इसका भी जो समांतर घटक होगा ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये वाला जो घटक आएगा ये जो घटक आएगा ये कितना हो जाएगा? E2 sin थीटा। ध्यान समझिएगा यहाँ पे चित्र को। ये घटक कितना आया? E2 cos थीटा, और ये वाला घटक कितना आया? E2 sin थीटा। तो इस प्रकार से E1 और E2 दोनों के दो घटक हुए। E1 का घटक E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, और E2 का घटक E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब जब घटक करने के बाद में ये देखते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। E1 का मान E2 के बराबर है, तो जब E1 का मान E2 के बराबर है तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मान भी बराबर है, तो जब विपरीत और बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बचेगा क्या? E1 cos थीटा बचेगा और E2 cos थीटा बचेगा। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों की दिशा क्या है? सेम है, समान दिशा है। जब समान दिशा है तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? ये E बराबर E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक। E1 का मान E2 के बराबर है। जब E1 का मान E2 के बराबर है तो हम चूंकि E1 इक्वल टू E2 है, E1 इक्वल टू E2, अतः अब हम किसी एक को हटा सकते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह में E1 लिख देते हैं, E1 cos थीटा। ये हो जाएगा E बराबर 2 E1 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 E1 की वैल्यू पीछे निकाला गया है। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब
बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा E1 का मान है और यही E2 का भी मान है, तो E1 का मान रख दिए और आ रहा है cos थीटा। cos थीटा किसी एक त्रिभुज में, जैसे ये त्रिभुज लेते हैं हम, ये त्रिभुज AOP, इस त्रिभुज में अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो हम cos थीटा की जगह पे आधार OA बटा कर्ण AP लिख सकते हैं। आधार OA बटे कर्ण AP, तो यहाँ पर cos थीटा की जगह लिखा जा रहा है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण में OA की वैल्यू दिख रही है, कितना है L। E बराबर हो जाएगा 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू में ये L हो गया, और AP यहां से यहां तक जो कि रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो इसकी जगह लिखा जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे 2QL एक साथ लिख देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर। तो यहां से स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, यहां पे लिख रहे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये और 2QL इसको एक साथ लिख दिए हैं, और बटे लिख रहे हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर पावर कितना है 1 है, और ये रूट में है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 दोनों जुड़कर हो जाएगा 3/2। ठीक, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2QL की वैल्यू होती है P और नीचे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे किसकी जगह रखें, चूंकि P इक्वल टू होता है 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है P इक्वल टू 2QL। ठीक है, फिर E इक्वल टू 1/, अब यहां पर ये तो फार्मूला मिल गया, इसके बाद ये दिखाते हैं L जो है वो द्विध्रुव की लंबाई है और लंबाई का आधा भाग है, तो चूंकि 2L लंबाई होती है तो L जो है वो और छोटा हो जाएगा, R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होगा, मतलब L इज मोर लेस देन R, L इज मोर लेस देन R। ये स्थिति है, तब L को नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे में R स्क्वायर प्लस 0 पावर 3/2, या E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे में R स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी कट जाएगा। E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटा R क्यूब। तो ये फॉर्मूला मिला हमारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, डेरिवेशन को एक बार पूरे ध्यान से दोबारा जरूर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि समझ में आए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर चित्र में काफी कुछ दर्शाया गया है टुकड़ों में बांट करके, तो इस तरह से समझ में आए, तो इसके लिए क्या है रिवीजन करेंगे 1-2 बार तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स के द्वारा इसको पूछिए और क्लियर करिए, क्योंकि तुरंत क्लियर होगा तो तुरंत क्लियर होने पे याद रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी चीज इसमें समझ से बाहर न रहे, हर चीज क्लियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ओके।